सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। बैकग्राउंड में जो भी साउंड आ रहा है उसको इग्नोर करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करने वाले हैं। मैं आपको पता होगा, मैंने साइकोलॉजिकल के 3 टेस्ट बता दिए थे, WAT, SRT, SGT। आज हम बात करेंगे TAT। TAT का फुल फॉर्म होता है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसके वेटेज के बारे में देखेंगे, इसका वेटेज कितना है, ठीक है, इसका वेटेज कितना है। देन हम बात करेंगे टैट का मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आगे भी इस पे बात करेंगे, परफॉर्मेंस असेसमेंट, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो खुद से। फिर हम बात करेंगे क्या ऑब्जर्व करना होता है पिक्चर में, हीरो कैसे सेलेक्ट करेंगे, अप्रोच क्या होगी लिखने की, है ना, और ब्लैंक स्टोरी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में लास्ट में एक टॉप सीक्रेट आपको बताएंगे, ठीक है, SSB से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आगे आप लाइक करोगे ही, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने सारे टेस्ट मैंने बता दिए, तो आपको मैं बता दूं, टोटल 100% में 60% वेटेज टैट का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट होता है। TAT साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, TAT में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैड का वेटेज 20%, SRT का वेटेज 20% होता है। और ये जो होता है ये ट्रेनेबिलिटी मार्क्स ओनली पे डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे आप NDE के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ट्रेनेबिलिटी टाइम कितना है आपके पास, आपको ट्रेन करने का टाइम कितना उनके पास। दे आर हैविंग, देयर हैज़ 4 ईयर्स, लाइक 3 साल आपकी ग्रेजुएशन होगी, फिर 1 साल आप पर्टिकुलर एकेडमी में जाओगे, तो 4 साल की ट्रेनिंग वैलिडिटी होती है किसकी, एक NDE एस्पिरेंट की। बट बट अगर सीरियस एस्पिरेंट की बात करूँ तो 1 साल की ट्रेनेबिलिटी होती है। वो देखते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है ट्रेनेबिलिटी पे कि किसको किस हिसाब से पास करना है, ठीक है। चलो टैट का बात कर लेते हैं। टैट का मतलब होता है थेमेटिक अपरसेप्शन। थेमेटिक अपरसेप्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। थेमेटिक का मतलब होता है थीम, अपरसेप्शन का मतलब होता है परसेप्शन। मतलब यू हैव टू बिल्ड स्टोरी ऑन योर इनर मोटिव्स, नीड्स, फीलिंग्स, इमोशंस टू फुलफिल द सेम। यानी कि आपको जो थीम होती है, जो आपकी स्टोरी होती है, वो आपके इनर इनर मोटिव्स क्या होते हैं ना, जो आप अंदर से क्या फील करते हो, आपकी फीलिंग क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, उस हिसाब से आपकी स्टोरी बनती है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है। परसेप्शन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से परसेप्ट कर रहे हो पिक्चर को। जैसे एक पिक्चर आई, ठीक है, इस पिक्चर में यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है ना, धुंधली सी पिक्चर है, धुंधली तो नहीं होती खैर TAT में, उसकी हम बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। तो जैसे एक लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई, ठीक है, ये रस्सी पड़ी हुई है। अब आपने जब इस पिक्चर को ऑब्ज़र्व किया तो आपने देखा है कि लड़का जो है वो एक रस्सी के बगल में खड़ा हुआ है। लेकिन आपके ही बगल के साथी ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये लड़का जो है ये रस्सी के बगल में नहीं है, ये एक स्नेक के बगल में, ये एक सांप के बगल में। वही लिखा, अ बॉय हैज़ नेवर सीन अ रोप मे परसीव इट अ स्नेक, ऐसे करके। तो थेमेटिक अ परसेप्शन टेस्ट समझ गए होगे, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, मनी का, अच्छा ये लिखा हो मैंने काट दिया। मनी का बेसिकली यही मतलब होता है, कुछ लोग पैसे को बहुत ज़्यादा, है ना, वो समझ लेते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए इतना वो नहीं करते हैं ना, तो वही चीज़ है मनी। स्ट्रक्चर क्या होता है TAT का, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे ही आपके सामने एक स्क्रीन होगी, एक पिक्चर आपको बॉक्स में विजिबल होगी आपके सामने। देखो मैं आपको अगर बताऊँ तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, एक ऐसे करके आपके पास एक पेज होगा, ब्लैंक पेज। पेज क्या होगा, ये एक पूरी शीट होगी। इस शीट में इस शीट में 6 पेजेस होंगे। पहला पेज अगर छोड़ दें तो 6 पेजेस होंगे। देन उसके बाद 3 और होंगे, और 3 और होंगे, और 3 और होंगे, तो टोटल ऐसे करके पेजेस होते हैं, ठीक है, ऐसे करके पेजेस होते हैं। उसमें क्या होता है, वन पेज, अगर मैं एक पेज की बात करूँ तो बीच में से ऐसे लाइन खींची होती है, और यहाँ 1 करके लिखा होता है ऐसे, और यहाँ लिखा होता है 2। तो यहाँ पर आपको टोटल टोटल 12 स्टोरीज दिखाई जाती हैं। 12 स्टोरीज़ में यानी कि 12 पिक्चर्स दिखाई जाती है। उन 12 पिक्चर में 11 में तो आपको एक पिक्चर दिखेगी, लेकिन एक जो है 12 स्टोरीज़ लिखनी होती, 12 स्टोरीज़ लिखनी होती, बट ये 11 में तो पिक्चर होती है, ठीक है, बट एक क्या होती है, ब्लैंक होती है। ब्लैंक का मतलब है उसमें कुछ नहीं दिखता, वाइट बैकग्राउंड होता है एकदम, तो उसको आपको खुद सोच के लिखना होता है। वही यहाँ लिखा है कि 12 स्लाइड्स होती हैं, 11 पिक्चर दिखाई जाती हैं, एक ब्लैंक होती है। पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखी जाती है और राइटिंग टाइम 4 मिनट होता है। PPDT और TAT में यही डिफरेंस है, PPDT में आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा मिलता है टू फिल द बॉक्स,
टू फिल द एक्शन, बट इसमें ना तो बॉक्स भरना होता, ना तो एक्शन लिखना होता, ना तो थीम लिखनी होती, डायरेक्ट स्टोरी पैराग्राफ के फॉर्म में लिखनी होती है। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या हो रहा होता है, स्टोरी कैसे लिखोगे, तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द पिक्चर, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द स्टोरी। ये 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी लिखा है व्हाट हैज़ लेड अप टू इवेंट शोन, व्हाट इज़ हैपनिंग इन मूवमेंट, व्हाट करेक्टर्स आर फीलिंग एंड थिंकिंग, करेक्टर कैसा है आपका, क्या सोच रहा है, व्हाट वाज आउटकम ऑफ द स्टोरी, आउटकम क्या था स्टोरी का। ठीक है, आगे देखो, जैसे ये एक पिक्चर देख रहे हो आप, इस पिक्चर में एक ये करेक्टर है, एक ये दादाजी हैं, और एक ये आदमी है, इसने हाथ में चाकू ले रखी है। तो ऐसी एकदम धुंधली पिक्चर पीपीडीटी की तरह नहीं आती है, टीएटी में अच्छी पिक्चर आती है, आप ऑब्जर्व कर लो अच्छे से। तो बेसिकली ये एक पिक्चर है, तो इस तरह की पिक्चर को ऑब्जर्व करना होता है। अब ये चक्कू लिए है, ये गुस्से में है, इसको हीरो बना देंगे। ये जब आपकी पिक्चर का हीरो बन जाएगा तो ये जो है क्या करेगा, खुद को बचाएगा, इन अंकल को भी बचाएगा, दोनों को लेके जाएगा और इसको क्या करेगा, पकड़वा देगा, आपकी स्टोरी खत्म। चलो, टैट के लिए कुछ टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, ध्यान रखना। ऑन एवरी पिक मेक डिफरेंट थीम्स, अवॉइड सेम थीम ऑन एवरी स्टोरी। सेम थीम नहीं बनानी है, ट्राई करो दूसरी थीम बनाओ, तीसरी थीम बनाओ, है ना, सेम थीम नहीं बनानी है, अलग अलग थीम्स होनी चाहिए, अलग अलग स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी लाइन होना चाहिए। फील फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विदाउट बॉदरिंग क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज इट इज़ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन नॉट इंग्लिश। रिमेंबर, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, आप वहाँ पर एक से एक बड़ी से बड़ी वोकेबलरी लिख रहे हैं, नहीं, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है और एक अच्छी सी स्टोरी लिखनी है। उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े हिंदी, अब जैसे आपने हिंदी की कोई स्टोरी पढ़ी, एक कौवा प्यासा था, हवा में उड़ रहा था, उसे एक मटका दिखा, उसने मटके में गिट्टी डाली, पानी ऊपर आ गया, पी लिया। ये भी एक स्टोरी है। एक स्टोरी में अब हिंदी के बहुत बड़े बड़े शब्द यूज़ कर दिए जाएँ तो वो स्टोरी पढ़ने में अच्छी भी नहीं लगेगी, और ना ही इतना उस स्टोरी का औचित्य बचेगा। तो यही चीज़ इसमें बोली जा रही है कि इंग्लिश को इतना महत्व नहीं देना है, महत्व देना है आपकी इमेजिनेशन को। आपने कैसे लिखा है, क्या है आपका, है ना, स्टोरी क्या है, आपने क्या परसेप्ट किया है, ये सारी चीज़ें। अवॉइड व्हाट साइकोलॉजिस्ट विल थिंक। ऑब्वियसली बात है यार, टेस्ट आप दे रहे हो, आप रिजल्ट की चिंता, अगर टेस्ट देते समय रिजल्ट की चिंता करोगे तो आपका टेस्ट पक्का ख़राब होगा। तो अवॉइड करो ये सारी चीज़ें। आपके सामने एक पिक्चर है, आपने आज तक जो भी ऑब्जर्व किया है, जो भी अपने आसपास की चीज़ों को देखा है, उससे अगर वो पिक्चर रिलेट हो रही है, फटाक से एक स्टोरी बना के लिख दो। भूल जाओ कि एसेसर क्या सोचेगा या क्या करेगा। अवॉइड व्हाट, है ना, अवॉइड एडिंग एंड रिमूविंग करेक्टर फ्रॉम पिक्चर, है ना, ऐड और रिमूव करना अवॉइड कर दो। बेसिकली यही होता है, मतलब आप कर सकते हो, इमेजिनरी करेक्टर ला सकते हो, बट जो करेक्टर है उसको रिमूव मत करो, जितने हैं रिसोर्सेज का यूज़ करो अच्छे से, समझ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि लेके आओ और ज़रूरी नहीं है कि वेस्ट कर दो, तो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करो। यहाँ 3 करेक्टर हैं, आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है अब आप एक बाहर से पुलिस वाले को बुलाओगे, आप इसको पुलिस वाला बना दो, अभी सिविल ड्रेस में है, तो वही चीज़ बता रहे हैं ना, करेक्टर को वो करना है। आगे देखो, राइट 1-3 लाइन ऑन इंट्रो ऑफ स्टोरी, 4-5 लाइन शुड बी मेन थीम, 2 लाइन टू एंड द स्टोरी। 3 चीज़ें होती हैं, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, 1-2 और 3 लाइन में कवर कर लो। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द पिक्चर, क्या हो रहा है उस पिक्चर में, 4-5 लाइन में कवर कर दो। व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम क्या होगा उसका, वो कर दो 2 लाइन में बस। डू नॉट गिव मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मैंने आज इस स्टोरी से सीखा ये कि प्यासे को पानी मिल ही जाता है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यू कैन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ऐड आउटसाइड करेक्टर फॉर हेल्पिंग आउट अ पर्सन, है ना, आप करेक्टर इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज इनफ नहीं है। मेक यूज ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, जितना है उसका यूज़ कर लो। आपके पास 3 करेक्टर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है चौथे करेक्टर की, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक करेक्टर है, वो भी दुविधा में है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। आगे देखो, मेन कैरेक्टर शुड बी इक्वल टू योर कैपेबिलिटी, देख लेना कि हाँ आपकी जो एज उसके बराबर हो। ही शुडंट बी अ सीईओ सर्विंग सोल्जर विच यू आर रेंट, हाँ सही बात है, आप सीईओ नहीं है किसी कंपनी के जो उसको बना दोगे, ना ही आप एक सर्विंग सोल्जर हैं। आप हाँ उसको इंजीनियर बना सकते हो कि उसने डिग्री ले रखी, क्योंकि आपने भी कोई डिग्री ले रखी होगी। आप उसको 12th का स्टूडेंट बना सकते हो, क्योंकि आपने भी कोई स्टूडेंट बने हो। आप उसको कोई एग्जाम क्लियर करा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक एग्जाम क्लियर करके उनकी एसएसबी देने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्टार्ट स्टोरी विद डिफरेंट फ्लेवर्स, है ना, नए नए फ्लेवर्स ट्राई करो। बेसिकली फ्लेवर्स का यहाँ बेसिकली मतलब हो गया कि
नई नई चीज़ें करो, है ना? जो चीज़ आप करना चाहते हो, जिस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस ले रखा है उसको बताओ, जिसका आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, दोस्तों से सुन रखा है उसको बताओ, वो सारी चीज़ें, है ना? ये देखो लिखा तो है, वेंट फॉर एक्सपीडिशन, है ना? नई नई चीज़ें। इन्वॉल्व ऑल कैरेक्टर इन टास्क, मैंने बताया रिसोर्सेज का फुल यूज़ करना है, किसी को वेस्ट भी नहीं करना। गिव डिटेल्स ऑफ एक्शन, एक्शन का डिटेल दो, 12-15 लाइन में बढ़िया स्टोरी लिखो। परफॉर्मेंस का असेसमेंट कैसे करोगे? करेक्टर आइडेंटिफिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, थीम ऑफ द स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, पर्पस क्या है स्टोरी का, ये हीरो का वो डिफाइन होना चाहिए, अप्रोच है ना वो गोल की तरफ होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ होनी चाहिए और अच्छे से कंक्लूड कर रखी हो। आगे बात करते हैं व्हाट ऑब्जर्व टू द पिक्चर। तो आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स देखने हैं, उनकी एज देखनी है, मूड देखना है, जेंडर क्या है उनका वो देखना है, बैकग्राउंड टू द सिचुएशन शोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। अगर बैकग्राउंड में एक स्कूल है तो आप स्कूल से रिलेटेड स्टोरी बनाओगे, अगर बैकग्राउंड में एक जो है अस्पताल है तो आप अस्पताल से रिलेटेड स्टोरी बनाओगे, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अगर एक लड़का खड़ा है तो आप अलग अलग स्टोरी बनाओगे। क्लॉज भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्लॉज कैसे मैटर करते हैं। द टास्क इन विच करेक्टर्स आर इन्वॉल्व, ऐसा टास्क बनाओ जिसमें करेक्टर सारे इन्वॉल्व हो रहे हो, करो किसी ना किसी काम को दे दो। हीरो कैसे सेलेक्ट करोगे? उसको पॉजिटिव करेक्टर और पॉजिटिव में रखो, बट ये ज़रूरी नहीं होता है, इसके भी कई सारे मिथ्स हैं कि पॉजिटिव ही रखना है या नेगेटिव ही रखना, तो रख सकते हो, पॉजिटिव में ही रखना ज़्यादा अच्छा होता है। वन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम अचीव अ गोल, वो गोल अचीव करे, ऐसा नहीं है कि वो ही परेशान हो गया करते करते। गिव स्पेसिफिक नेम टू हीरो, डोंट फोकस टू मच ऑन नेम, नेम पे ज़्यादा ना फोकस करो, बस एक नाम दे दो, राम, रमेश, घनश्याम, है ना, ऐसे करके। हीरो सिलेक्शन वही चीज़, जेंडर एज शुड बी परफेक्टली टू योर एज, सॉरी प्रेफरेबली योर एज, ध्यान रखो अगर कोई आपकी एज का करेक्टर वहाँ दिख रहा है तो उसका ज़्यादा वो बनाओ। अब लड़की है तो लड़की है तो उसको आप बॉय नहीं बना सकते हो, बट ये ट्राई करना कि आपकी एज का हो। मूड क्या है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ये यहाँ पर ये लाइन मैं काट ही देता हूँ, मैं इसको एकदम ब्रस्ट थीम मानता हूँ। ज़रूरी नहीं है यार, सिंपल सी बात है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, हमारे पास मूड जो है ज़रूरी नहीं क्या है कि पॉजिटिव ही हो। वो पिक्चर देख के उसी हिसाब से आप करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका हीरो थोड़ा टेंस्ड है, कोई बात नहीं यार, लोग टेंशन में भी अच्छे काम कर जाते हैं, करना पड़ता है उन्हें, जिम्मेदार हूँ तो वही चीज़ है। प्रो एक्टिव इन टेकिंग एक्शंस, है ना, एक्शंस लेने में एक्टिव रहो, एबल टू हैंडल स्ट्रेस और रिमेन कॉन्फिडेंट, स्ट्रेस लेके अपना कॉन्फिडेंस रहो। आगे देखो अप्रोच क्या होगी आपकी राइटिंग स्टोरी में, शुड भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो और एक्सप्लेन द मेथड फॉलोड और ऑब्जर्वेशनल हो, ऑब्जर्वेशनल, एक्सप्लेन द मेथड फॉलोड, है ना, कैसे किया, क्या दिक्कत थी, क्या किया, ऐसे करके आप एक्सप्लेन करो सब कुछ। आगे देखो फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे उन्होंने बोला कि अभी स्टॉप पेन बोल दिया तो स्टॉप कर दो, पॉजिटिव नोट के साथ डालो स्टोरी, है ना, मतलब आउटकम उसका पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सपेक्ट डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसको हेल्प करते रहो। राइट आइडियाज़ रिलेटेड टू डिफेंस अनलेस नॉट विजिबल, है ना, अब कोई वहाँ पर डिफेंस की कोई चीज़ें नहीं दिख रही है, नॉर्मल अस्पताल दिख रहा है तो आप उसको ये थोड़ी ना बना दोगे कि सोल्जर मर गया था तो उसको अस्पताल लेके आए, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नॉर्मल स्टोरी बनाओ, अगर सोल्जर दिख रहा है तो सोल्जर पे बनाओ। ज़रूरी नहीं है, हम जानते हैं आप आर्मी के लिए जा रहे हो, आप SSB AFSB के लिए जा रहे हो, बट इतना ज़रूरी नहीं होता ये सारी चीज़ें करना, ठीक है, आप नॉर्मल स्टोरी बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैंक स्टोरी, आप एक स्टोरी अच्छे से याद कर लो, डिफरेंट करो फ्रॉम 11 स्टोरीज, इसमें भी नेगेटिविटी नहीं डालने की ज़रूरत है, नो डिफेंस, नो रिपीट ऑफ आइडियाज़, नॉर्मल एक स्टोरी बना लो जिसमें एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो डे टू डे लाइफ में यूज़ करके, ऐसे करके एक कोई प्यारी सी स्टोरी आप तैयार कर लो और उसी को जो है वहाँ पर लिख दो जाके, क्योंकि आपको पता है एक ब्लैंक स्टोरी आएगी उसमें कुछ भी लिखना है तो आप कर सकते हो। आगे देखो एक टॉप सीक्रेट के बारे में बताऊँ तो आज का टॉप सीक्रेट यही है कि ड्यूरिंग साइक टेस्ट साइकोलॉजिस्ट ओवर फ्रॉम बिहाइंड दे नोट डाउन चेस्ट नंबर ऑफ रूल ब्रेकर्स, तो जब साइक टेस्ट चल रहा हो तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो करना, रूल मत ब्रेक करना, अगर स्टॉप एंड बोल दिया तो स्टॉप कर देना, पीछे मत देखना, इधर उधर मत देखना, ताका झाकी मत करना, बातचीत मत करना, क्योंकि वो जो पीछे से देखा करता है साइकोलॉजिस्ट और फिर वो जो है उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आज कवर कर ली, आई होप आज आपके ये समझ में आया होगा। यहाँ पर कहीं पूरे स्क्रीन में कहीं आपको आईडी विजिबल हो रही होगी, कोई भी डाउट हो वहाँ आप कमेंट वो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सेकंड चीज़, थैंक यू सो मच, आप जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि अभी मेरे 120 सब्सक्राइबर हैं अभी तक मैंने जो देखा है वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम। थैंक यू सो मच, 120 मेरे लिए तो बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोज़ को अपने फैमिली और इसमें शेयर नहीं करता हूँ, ये सब जो है ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आप सबको जैसी वीडियो चाहिए डिमांड में आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।